अस्सलाम वालेकुम वेलकम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 हम स्टडी कर रहे थे और चैप्टर नंबर 4 ही हम कंटिन्यू करेंगे। हमने स्टडी की थी टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसमें लास्ट टाइप थी इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस और लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। तो अब आज हम स्टडी करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग दी लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस। सो फैक्टर्स में हम एक ही फैक्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट है और उसी को डिफरेंट एस्पेक्ट्स से हम देखेंगे। जैसे कि हमें इस बात का आइडिया है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, वीकर देन बॉन्ड्स। जितने भी बॉन्ड्स हैं उनसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर होती हैं। बट जब हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की आपस में जो है स्ट्रेंथ क्या है, एक फोर्स कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और दूसरी कितनी वीक है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें फोर्स मिलती है डायपोल फोर्स है। और उसके बाद जो वीक फोर्स है वो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो होती हैं वो वीक होती हैं। क्यों उनको हम वीक कहते हैं? बिकॉज डायपोल फोर्सेस में हम बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल की, बट लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस में हम बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं बट उनमें फोर्सेस इस वजह से जनरेट होती हैं कि उनमें डायपोल्स क्रिएट होते हैं, बट डायपोल्स जो होते हैं टेम्परेरी होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल के अंदर हमें पता है कि डायपोल परमानेंट होता है, लॉन्ग लास्टिंग भी होती हैं और ये जो है स्ट्रॉन्गर भी होती हैं। और लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं वीक। अब लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस पहले तो हमने कंपैरिजन कर लिया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और बॉन्ड्स का, यानी कि जो विद इन दी मॉलिक्यूल एक किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के जो बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है दैन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्स है वो उससे। फिर हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, तो उसमें हमें पता चलता है कि जो डायपोल फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं दैन लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। अब लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस में ही अगर हम डिफरेंट एटम्स या एलिमेंट्स की बात करें तो उसमें हमें पता चलता है कि जितना हमारे पास साइज़ जो है वो लार्ज होगा किसी भी एलिमेंट का, लार्ज साइज़ ऑफ एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर विल बी लंदन फोर्सेस। सो एक तो हमें ये बात पता चल गई कि साइज़ अगर लार्जर होगा तो फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी। फिर उसका रीज़न क्या है और हमें पता कैसे चलता है कि अब फोर्स जो है वो ज़्यादा हो गई है, वो इनडायरेक्टली हमें पता चलता है। हम प्रॉपर्टीज़ जब स्टडी करते हैं किसी भी एलिमेंट की तो हमें पता चलता है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, तो अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो उसको हम रिलेट करते हैं कि उसके साइज़ से भी उसको इफ़ेक्ट हो रहा है, उसकी फोर्सेस से उसको इफ़ेक्ट हो रहा है। अब हम अगर बात करें पहले कि साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, डायरेक्टली अगर हम देखें तो पोलराइजेबिलिटी की बात करेंगे। पोलराइजेबिलिटी क्या होती है? पोलराइजेबिलिटी क्या होती है? पोलराइजेबिलिटी इज़ द quantitative measurement of the extent to which the electronic cloud can be polarized। यानी कि क्या एक्सटेंड हम कह सकते हैं इसको इजी वर्डिंग में कि ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है पॉसिबिलिटी
ऑफ इंड्यूसिंग पोलैरिटी। आसान वर्ड्स में आप इसको यूँ कर लें अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम मेजर करते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि किसी भी मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल को भी कह सकते हैं, एटम्स एलिमेंट को पोलर बनाया जाने की कितनी पॉसिबिलिटी है हमारे पास, हम उसको कितना इजीली पोलर बना सकते हैं। सो हमने एक तो बात कर ली साइज़ की और फिर हमने बात की है पोलराइजेबिलिटी की। हमने साइज़ को इस तरह से रिलेट किया है कि साइज़ जितना ज़्यादा हो जाएगा इतना जो है जो फोर्सेस हैं वो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और फिर हमने बात की पोलराइजेबिलिटी की, यानी पॉसिबिलिटी किसी को, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। इन दोनों का आपस में रिलेशन ये है कि अगर साइज़ बढ़ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक हमारे पास एलिमेंट है और एक एलिमेंट है जिसका साइज़ उससे ग्रेटर है और इसके ऑर्बिटल्स भी ज़्यादा अवेलेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और इसी तरह से यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब हमें इस चीज़ का आइडिया हो गया कि साइज़ बढ़ेगा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी बढ़ जाएगा। पोलराइजेबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग द एलिमेंट और मॉलिक्यूल पोलर। अब हमारे पास अगर यहाँ पर एक और एलिमेंट मौजूद है, आप देखें कि क्या इलेक्ट्रॉन की इस इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्जन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है या इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स की इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिपल्जन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो इसमें ज़्यादा होगी क्योंकि साइज़ बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे पास अवेलेबल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कोई भी एटम इसको पोलराइज़ कर सकता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन्स दूसरी साइड पे चले जाएंगे और इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस साइड पे आ जाएगा। इससे हमें साइज़ का पोलराइजेबिलिटी के साथ रिलेशन पता चल गया। अब हमें किस तरह से इनडायरेक्टली पता चलता है कि प्रॉपर्टीज़ जब चेंज होती हैं तो साइज़ की वजह से चेंज हो रही हैं या फोर्सेस की वजह से चेंज हो रही हैं, तो हम अब फर्दर उसको देखेंगे। तो जिस तरह से हम स्टडी करते हैं कि एटॉमिक नंबर का और साइज़ और इन चीज़ों का जो ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में, वो हम स्टडी करते हैं डिफरेंट जगहों पे। अगर हम ट्रेंड देखें और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के भी हम ट्रेंड देखते हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट और बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। तो अगर हम बात करते हैं नोबल गैसेस की, ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी इनको कहा जाता है। नोबल गैसेस की बात करते हैं तो अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो हमें इस चीज़ का जो आइडिया हो जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हीलियम था और यहाँ पे रेडॉन प्रेजेंट है, तो हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 268.6, जबकि रेडॉन का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास आता है 0.8। और हमें ये भी पता है कि एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप भी और साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो ये हमें पता है हीलियम है छोटा और रेडॉन है बड़ा। साइज़ छोटा था तो पोलराइजेबिलिटी की पॉसिबिलिटी कम थी, पॉसिबिलिटी जो थी वो लेस थी। किस चीज़ की? पोलराइजेबिलिटी। अब पोलराइजेबिलिटी यहाँ पे पॉसिबिलिटी लेस है और यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? मोर, बिकॉज ऑफ साइज़। तो फोर्सेस हो जाएंगी ज़्यादा क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो जितना आसानी से वो पोलराइज हो सकता है इतनी ही ज़्यादा उसमें फोर्सेस जनरेट होंगी। जितनी ज़्यादा फोर्सेस जनरेट होंगी इतनी ही उसकी प्रॉपर्टीज़ पे पड़ेगा इफ़ेक्ट। तो प्रॉपर्टी देख के हम वापस जा सकते हैं, इन्वर्स देख सकते हैं, इनडायरेक्टली देख सकते हैं कि आखिर प्रॉपर्टीज़ चेंज होने में पीछे रीज़न क्या है। तो रीज़न यही है कि फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी क्योंकि बॉइलिंग
पॉइंट जो होता है वो पॉइंट होता है जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक डाउन होती हैं और फेज़ चेंज आता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर। तो यहाँ पे माइनस में अगर वैल्यू है, ज़्यादा तो है लेकिन माइनस में है, तो माइनस में जितनी वैल्यू कम होती है इतनी ज़्यादा होती है, यानी 61.8 जो है ये बॉइलिंग पॉइंट इज़ फॉर मोर ग्रेटर दैन 268.6, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है। अगर यही पॉजिटिव में वैल्यू होती तो ये वैल्यू बड़ी होती। इस चीज़ का आइडिया आपको अगर है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। ये अब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो गया, इससे हमें ये आइडिया हो गया कि फोर्सेस हो गई हैं ग्रेटर। और दूसरी चीज़ भी प्रूव हो गई कि साइज़ जब कम था तो फोर्सेस कम थी क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम था। साइज़ बढ़ा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ी, चांसेस पोलर होने के बढ़ गए, तो उसकी जो फोर्सेस थी अमंग द मॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो भी बढ़ गई और हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ गया। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों चीज़ों को हम आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो ये थे फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस को, कि अगर साइज़ कम होगा और ज़्यादा होगा तो क्या इफ़ेक्ट होगा फोर्सेस की स्ट्रेंथ पे। और इसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना डिस्कस किया जो कि था पोलराइजेबिलिटी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं, फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो आप तक पहुंची है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन पर वक्त आप तक पहुँचती रहें और आप सीक्वेंस के साथ तमाम लेक्चर्स से फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।